नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। भारतीय राज्य व्यवस्था के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के संविधान निर्माण के बारे में। 1934 से लेके 1950 तक भारतीय संविधान का निर्माण कैसे रहा, और ये वो समय था जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा होता है, जो कि भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अच्छा, जब हम लोग संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, संविधान क्या है, यहाँ पे हम लोग एक लेटर देखेंगे संविधान सभा क्या है, तो दोनों में डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए। देखो, संविधान क्या है तो बेटा संविधान के बारे में आपको पता है वो रूल्स या को पैटर्न जिसके आधार पे किसी भी देश का शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाए। अगर संविधान सभा की चर्चा करें तो संविधान सभा लोगों का वह समूह है जो संविधान के निर्माण करने के लिए उत्तरदायी, मतलब क्या है, वो लोगों का समूह जो संविधान के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी, वह लोगों का समूह संविधान सभा कहलाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, संविधान सभा में किन लोगों को शामिल किया जाए? क्या राह चलते किसी भी लोग को उठाया जाए और संविधान उनसे कहा जाए एक काम करो तुम भारत का संविधान लिख दो? तो ऐसा तो हुआ नहीं। भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए एक पूरा की पूरी कमेटी बनती है, और इस कम्युनिटी में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों को चुना जाता है। किस आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब ये जो लोगों का समूह है, इसका बनाने का मांग कब हुई, पहले इसकी चर्चा करते हैं, फिर उसमें लोगों का चयन कैसे हुआ उसकी चर्चा करते हैं, फिर उन्होंने किस किस तरह संविधान का निर्माण करा उन पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो चर्चा का सेशन प्रारंभ करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन कोई डाउट होता है कमेंट सेशन में पूछ लेना। पहला बेटा, इसकी मांग सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने की। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा की गई। जब एम.एन. रॉय ने इसकी मांग की, उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) ने भी इसकी पहली आधिकारिक मांग कर दी। अगर आपसे प्रश्न पूछता है संविधान सभा की पहली आधिकारिक मांग कब हुई, तो 1935 में, और पहली मांग कब हुई? 1934 में। दोनों बेटा पॉइंट्स याद रखना। फिर 1938 में जवाहरलाल ने ये अपना विचार रखा कि संविधान सभा में जो लोगों का चुनाव होगा, ये जो संविधान सभा का निर्माण होगा, ये बेटा वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, कि ताकि हर एक कम्युनिटी से लोग आ सके। कोई ऐसी कम्युनिटी, कोई ऐसा क्षेत्र ना बचा जहां से लोग ना आ रहे हो। 1940 में क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव आता है, जहां पे ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जिसको मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकारा गया, और 1946 में कैबिनेट मिशन का निर्माण होता है, जो संविधान सभा के गठन के लिए उत्तरदायी थी। अब बेटा चर्चा करते हैं सबसे पहले 1946 कैबिनेट मिशन के बारे में। अच्छा, कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन के तहत भारत में चुनाव होते हैं, और देखो अंग्रेजों का सीधी सी एक बात थी कि भारत में फूट डालो और राजनीति करो। उसी क्रम में इन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना को एक बात के लिए समझाया कि यार तुम अलग से राज्य की स्थापना क्यों नहीं करते? जैसे ही मुस्लिम लीग में जिन्ना ने अलग से राज्य की स्थापना मांग करने लगे कि हमें अलग से राज्य दे दो, अलग से राज्य दे दो, फिर उन्होंने एक बात बताई, एक काम करो, तुम अभी अलग से मांग ना करो, तुम कैबिनेट मिशन में चुनाव और इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर लो। हो सकता है कि तुम्हें ही भारत में सबसे ज्यादा सीट मिल जाए, तो भारत का संपूर्ण कानून तुम्हारे मत के आधार पर बने। तो ये जो संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, यहाँ एक बात सत्य थी, एक बात सबको पता थी कि यहाँ पे अगर किसी भी रूल्स का निर्माण होगा तो वो मताधिकार पे के आधार पे होगा। जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वही अपना रूल्स पार्टी से बनवा पाएगा, बाकी नहीं होगा। अगर किसी भी चीज पे विचार चल रहा, विचार के बाद फाइनल ड्राफ्ट वही रखा जाएगा जिस ड्राफ्ट पे सबसे ज्यादा लोग सहमत होंगे। अब मुस्लिम लीग ने पहले इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कुल 389 सदस्य थे, 296 ब्रिटिश हुकूमत थी, 93 देसी रियासतें थे। देसी रियासतों में कोई भी चुनाव नहीं होता, ये अपने एक एक प्रतिनिधि को चुन के भेज देते हैं। 296 सदस्यों पर ही ब्रिटिश भारत का जो था यहीं पे चुनाव संपन्न होते हैं। ये चुनाव में भी 3 समुदाय थे, मुस्लिम लीग, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और जनरल समुदाय। जनरल समुदाय में सभी लोग शामिल थे। और ये जो चुनाव होता है इसके लिए बेटा 10 लाख की सदस्य पे 1 सीट का आवंटन किया गया। और ये पूरे के पूरे चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं हो रहे थे, ये हो रहे थे अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से। जो भी प्रांतीय सदस्य थे, जो प्रांतीय व्यवस्थापिका में एमएलए पद पे निर्वाचित थे, वही लोग चुनते हैं। अब देखो ये जो बेटा चुनने का प्रक्रिया, यही बेटा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मध्य प्रणाली कहलाता है। इसी आधार पे वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। ये पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना। ये चुनाव बेटा जुलाई से लेके अगस्त 1946 तक होते हैं। जुलाई से लेके 1946, जुलाई
अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं। चुनाव के रिजल्ट्स के तौर पे आईएनसी को सर्वाधिक सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को कम सीटें मिलती हैं। अब मुस्लिम लीग को जब कम सीटें मिलती है तो संविधान सभा की बैठक से बहिष्कार कर देते हैं कि अब हमें इस तरह का संविधान नहीं चाहिए जहां पे हमारे पास कम सीटें हो, हम अलग से राज्य की मांग करेंगे। फिर 1946 से लेके ये भारत की आजादी तक अलग से राज्य की स्थापना करते हैं, राज्य की मांग करते हैं। फिर भारत की आजादी के एक दिन पहले इनको अलग से राज्य का गठन मिल जाता है जो पाकिस्तान क्षेत्र बनता है। फिर वो कहानी अलग से है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा के बारे में। अब संविधान सभा की 3 प्रमुख डेट है, याद रखना, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। दोनों डेट्स में बेटा 2 दिन का गैप है, 9, 11, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या होता है, पहले तो मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार करता है, मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल नहीं होता है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। फ्रेंच प्रैक्टिस ओल्डेस्ट मेंबर थे क्योंकि ये सबसे ज्यादा वयोवृद्ध थे, सबसे वृद्ध थे, इस वजह से इन्हें इसका अध्यक्ष बना दिया गया। इसमें बेटा कार्य ये किया गया कि पहले स्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा का स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसे। संविधान सभा के अध्यक्ष का जो चुनाव था वो 11 दिसंबर को संपन्न होता है, जो बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 9 दिसंबर क्या है, भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुनाव होता है। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव होता है। साथ ही साथ 2 उपाध्यक्ष बनते हैं, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं। फिर बेटा 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं जिसको हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। अभी उद्देश्य प्रस्ताव का एम ये था कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय मुख्य रूप से किन बातों पर ध्यान रखेंगे, क्या उद्देश्य रखेंगे। पहला, देश स्वतंत्र है, संप्रभु गणराज्य, इंडिपेंडेंट और सोवरियन रिपब्लिक रहेगा। साथ ही साथ शक्तियों का जो स्रोत है वो जनता में रहेगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता की भावना होगी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी। इन 4 प्रमुख की पॉइंट्स पे ध्यान रखने के लिए पूरे संविधान में ध्यान दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यही 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है। इसमें मुख्य 4 पॉइंट्स पे ध्यान दिया गया। स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के बारे में, भारतीय जनता में समस्त शक्तियों का स्रोत दिया गया, साथ ही साथ न्याय, स्वतंत्रता, समानता की भावना, अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के विषय में बताया गया। फिर बेटा जब भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ होता है तो संविधान निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही लॉ मेकिंग और लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावंकन। दोनों पॉइंट्स याद रखना, ये निकाय पूरी तरह संप्रभु निकाय था। कौन सा निकाय, संविधान सभा संप्रभु निकाय था। संप्रभु निकाय का मतलब क्या होता है कि इस पर किसी भी बाह्य शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ये अपने समस्त निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। और जब भारतीय संविधान का ये कंप्लीट बनकर तैयार होता है तो बेटा इस पे 299 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। फिर बेटा इसके कुछ कार्यों को ध्यान रखना, जैसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत ने राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में सदस्यता मई 1949 को ली। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 1950 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया। और इसी दिन भारत को पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्राप्त होते हैं। अर्थात क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 24 जनवरी 1950 से प्रारंभ होता है। फिर बेटा इसके 7 पॉइंट्स याद रखना कुछ समितियों के बारे में, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति का निर्माण हुआ था, अर्थात स्टेट कम्युनिटी का निर्माण हुआ था, उसके भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी के अलावा बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष है। किसके बेटा, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा ये मौलिक अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। ये बेटा अध्यक्ष इसलिए याद रखना क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ बेटा प्रांतीय अध्यक्ष होंगे, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा। फिर चर्चा करें प्रक्रिया निकाय समिति और संचालन समिति, इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, इनके शकल से तो इनके बाय फेस आप पहचाने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया निकाय समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कुछ बेटा
मुख्य जो थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का रचयिता कहा जाता है। इसके 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। 6 कौन थे? एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी जी, एन माधवन राव, अल्लादी कृष्णामाचारी अय्यर, सैयद मोहम्मद शाहिदुल्लाह और टीटी कृष्णामाचारी। एन माधव राव के ने रिप्लेस किया था बी एल मित्र जी को, और टीटी कृष्णामाचारी जी ने डीपी खेतान जी को रिप्लेस किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति को? बड़ा सीधा सा प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। इसका कार्य क्या था? संपूर्ण संविधान की ड्राफ्टिंग करना, संपूर्ण संविधान का ड्राफ्ट क्रिएट करना। इसके 6 सदस्य कौन थे? एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णामाचारी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। एन माधव राव रिप्लेस बाय के एल मित्रा, इन्होंने के एल मित्रा को रिप्लेस किया था। टीटी कृष्णमाचारी जी ने डीपी खेतान जी को किया था। ये बेटा पॉइंट्स और याद रखना। इसके अलावा कुछ अन्य समितियां थी, जैसे मौलिक अधिकार की उप समिति, इसके बेटा जीपी कृपलानी जी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति, जिसको माइनॉरिटी, इसके लिए दायित्व था एससी मुखर्जी इसके थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र की समिति गोपीनाथ बारदोली जी थे। एक्सक्लूड जो अन्य एरिया बचे थे उसके एवी ठक्कर जी ये थे। संविधान सभा पारित कब होता है? देखो, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना बेटा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और इस पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। ये बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए बेटा 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बेटा? संविधान दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। जब प्रस्तावना ये बन के तैयार हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 1 प्रस्तावना थी। मूल संविधान में 1 प्रस्तावना, 295 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, फिर इसमें संविधान संशोधन होता रहा। कुछ बेटा पॉइंट्स याद रखना है, जैसे एक की फैक्टर है, अगर भगवान श्री कृष्ण आपको याद हो जाए तो आपको प्रारूप समिति कंफर्म हो जाएगी। कैसे बेटा? देखो, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णामाचारी, माधव राव, टीटी कृष्णामाचारी, के एम मुंशी पूरा नाम इनका कृष्णन मेनन अंबेडकर जी और शाहदुल्ला जी, ये सभी बेटा श्री कृष्ण के नाम से संबोधित कर सकते हैं। जैसे कृष्ण, गोपाल, माधव, के एम मुंशी, कृष्णा मेनन, अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, ये तो बोलेंगे नहीं। शाहदुल्ला एक मुस्लिम मेंबर्स के रूप में इसमें शामिल थे। साथ ही साथ कुछ पॉइंट और, संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती? 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 19 अगस्त 1947 को। राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया? 22 अगस्त 1947 को। संविधान दिवस 26 नवंबर। इसी के साथ बेटा 50 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस शाम के सेशन में करेंगे, जहां पे आप आगे जरूर मिलिएगा। वहां पे हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। ये बेटा सारे प्रश्न आप हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे भी दे सकते हैं, तो यहां से बेटा आप मिल लीजिएगा। तब तक के लिए सेशन को यहीं रख रहे हैं। कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।